नमस्कार। विनीत जय हो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ विनीत जय हो यूट्यूब चैनल के क्रिएटर, जिन्होंने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को कवर करने के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लोगों की राजनीतिक राय जानने के लिए यात्रा की और लोगों के राजनीतिक मिजाज को समझा। इन सबको लेकर आज हम विनीत त्रिपाठी जी से बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं, जिससे हम लोग जानेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता का मिजाज क्या है। सर, आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आपने उत्तर प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में यात्रा की है, राजनीतिक यात्रा की है? उत्तर प्रदेश लगभग आधा उत्तर प्रदेश, जैसे बुंदेलखंड से शुरू करें तो जालौन, ललितपुर, झांसी, महोबा, थोड़ा मध्य उत्तर प्रदेश की तरफ आए तो औरैया, इटावा, कानपुर देहात, कन्नौज, कानपुर, हरदोई, उन्नाव, इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ें मैनपुरी, एटा, आगरा, फिरोजाबाद और इसके बाद पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश। हमारे पीछे के वीडियो में आपने देखा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, लगभग पूरे क्षेत्र, हापुड़, रामपुर, मुरादाबाद, हम पूरा क्षेत्र घूमने के बाद आपसे कह सकते हैं कि हाँ, ये वीडियो आपको वास्तविक एनालिसिस दिखा पाएगा। अच्छा, तो मैं अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। इस प्रश्न में मैं जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में भी क्या लोग जातिवाद के आधार पर वोट देते हैं? देखिए, मैंने जितना समझा, हजारों लोग मिले, सैकड़ों लोग कैमरे पर आए। कुछ लोग ऐसे थे जो कैमरे पर आने में थोड़े शाई थे या उनकी अपनी समस्याएं थी कि मुझे डर लगता है, कोई ये कहेगा, बहुत सारी समस्याएं रही उनके सामने। लेकिन मैं ये मानता हूं कि विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, जातिवाद भी आज एक मुद्दा है। यद्यपि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुझे ये ज्यादा देखने को मिला, बुंदेलखंड और इस मध्य क्षेत्र में ये कम देखने को मिला। अच्छा, जैसे कि आपने अपने YouTube चैनल की राजनीतिक यात्रा की जो शुरुआत की थी, जनता को राजनीतिक बिंदुओं को दिखाने का जो प्रयास किया था, उसमें मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जो लोगों के मुद्दे थे या लोगों के जो मुख्य मुद्दे हैं, वो क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर लोग वोट सबसे डालते बड़ा हैं? मुद्दा विकास और पानी है। वहां के लोगों के लिए प्राथमिक समस्या पानी की है। वहां का किसान बहुत आत्महत्या करता रहा प्राचीन काल में, आपको पता है। वहां कोई उद्योग नहीं लगे हैं, किसी भी प्रकार का रोजगार खेती के अलावा कोई बहुत बड़े रोजगार के क्षेत्र वहां उपलब्ध नहीं है। इस सरकार ने, जो वर्तमान में चल रही है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, इस सरकार ने वहां थोड़ा सा प्रयास किया। पहली बात, पूरे बुंदेलखंड में कोई एक्सप्रेसवे नहीं था, एक एक्सप्रेसवे का निर्माण करवाया गया। बड़ा लाभ ये हुआ लोगों को, वो जब एक्सप्रेसवे वहां से निकलेगा, जब यातायात के साधन बेहतर होंगे तो उन्हें ऐसी आशा है कि निसंदेह उनका विकास होगा। दूसरा, लोगों को एक बड़ी आशा ये है, पास में ही यमुना के पचनद पर एक बैराज बनने जा रहा है, पानी की समस्याएं हल होने की संभावना है, रोड थोड़े से बेहतर हो गए हैं। रोजगार के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो उरई में मैंने देखा एक शांति शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी लगाई गई है, जिसमें वहां आसपास के क्षेत्र के लोगों के मटर को खूब जम के खरीदा जा रहा है। जो लोग अपने मटर को लेकर दूर दूर जाते थे, उन्हें वहां उपलब्ध कराया जाने लगा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सरकार ने की हैं, जिससे सरकार की इस मानसिकता को देखकर आम जन में इस समय जातिगत धर्म सबसे ऊपर उठकर वोट देने का की भावना मैंने महसूस की। और वहां के लोगों के लिए मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, पानी और रोजगार दो मुख्य मुद्दे हैं। उनके पास खेती खूब है, यदि उन्हें पानी के सही संसाधन मुहैया करा दिए जाएं तो निसंदेह वो क्षेत्र खुशहाल हो सकता है। किसान आत्महत्या नहीं करेगा, युवाओं में बहुत ताकत है, बहुत जोश है, उन्हें नौकरी के अवसर ही नहीं प्राप्त हो रहे हैं। अब जो मैंने बात की लोगों से, उन्होंने पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखा और इसके पहले अखिलेश जी के कार्यकाल को देखा। दोनों को मिलाकर कंपेयर करके गुंडागर्दी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा निकला। लोग ये कहते थे कि पहले के जमाने में ज्यादा गुंडागर्दी थी, गुंडागर्दी कम हुई है। रोजगार के संसाधन
सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास हो रहा है, उनमें मुझे ऐसा लगा, ये विश्वास जग रहा है कि यदि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हैं तो निश्चित रूप से हमें ये अवसर प्राप्त होंगे। इसे दृष्टिगत रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, जो 4 से 5 जिले मैंने घूमे हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा भारी है। यद्यपि समाजवादी पार्टी का अपना एक बेस वोट बैंक है, उनके पास जातिगत आधार पर यादव बिरादरी के लोग और बैकवर्ड का एक काफी हिस्सा अभी नए तरीके से जुड़ा है, वो जुड़ा है, और मुसलमान समाज पूरी तरह उनके साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि जो तीसरा एंगल था बहुजन समाज पार्टी, वो बहुत ताकत से वहां चुनाव नहीं लड़ रही है। परिस्थिति यह है कि जिन लोगों ने पिछले 5 साल मेहनत की थी और उन्हें समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला, उन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी से टिकट ले लिया और वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो व्यक्तिगत चुनाव है उनका, और यहाँ पार्टी दोनों को सपोर्ट कर रही है। तो ऐसा लगता है कि वहां कांटे की टक्कर नजर आएगी, लेकिन मेरे अनुसार एक थोड़ा सा लाभ, थोड़ा सा एज भारतीय जनता पार्टी के पास है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा लाभ भारतीय जनता पार्टी को है, तो बुंदेलखंड में 19 विधानसभा क्षेत्र हैं। 19 विधानसभा क्षेत्रों में से कितने भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं सीटें, और कितनी सीटें समाजवादी पार्टी और बीएसपी को मिल सकती हैं? मेरे अनुसार 10 से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जानी चाहिए। इसके बाद कम से कम 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जानी चाहिए, और बची हुई 2 सीटें, जो भी डिफरेंस थोड़ा बहुत हो, वो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जा सकता है। यद्यपि ये जो मेरा सर्वे है, जो मैंने लोगों से मुलाकात की है, मैं आपको बताना चाहूंगा कम से कम 5 सीटें ऐसी होंगी जिनमें अंतर सिर्फ 1000 से 5000 के बीच होगा। वो जो वोट स्विंग है, कुछ परसेंटेज का वोट स्विंग है, 1000, 2000, 5000 वोट का स्विंग है, वो डिसाइड करेगा कि बुंदेलखंड किधर जा रहा है। जी, और पिछले समय में बुंदेलखंड को लेकर काफ़ी सारी बातें प्रियंका गांधी ने की थी, राहुल गांधी ने की थी। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो राहुल गांधी कहते थे मैं दिल्ली से पैसा भेजता हूं और बहुत सारा पैसा उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ हाथी खा जाता है। तो आपने बुंदेलखंड में कांग्रेस पार्टी को कहां खड़ा देखा है? कांग्रेस पार्टी को बुंदेलखंड में नहीं, मैं जितना भी घूमा हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि इस पूरे प्रदेश में सिर्फ 2 पार्टियों की टक्कर हो रही है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के नाम लेने वाले कुछ लोग हैं, लेकिन मुझे उन 10 से 12 हजार लोगों से बात करने के बाद शायद 50 से 60 लोग ही ऐसे मिले होंगे जिन्होंने दबी जुबान में कांग्रेस की बात की होगी। मैं व्यक्तिगत तौर पे यह मानता हूं कि कांग्रेस पूरे चुनाव में कहीं है ही नहीं। अच्छा, आपसे जिन लोगों ने कांग्रेस की बात की वो किस आयु वर्ग के लोग थे? वो सब पुराने लोग थे, उनकी सोच कांग्रेसी है। उन्होंने इंदिरा जी, नेहरू जी का जमाना देखा है, राजीव जी का जमाना देखा है, मानसिक रूप से वो कांग्रेसी हैं। उनके परिवार के लोग स्वयं भी कांग्रेस को वोट नहीं देना पसंद करेंगे, मुझे तो ऐसा लगा, क्योंकि उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। वो अपनी बात कही और वो भी बहुत दबी जबान से, ये तो कोई मानते नहीं है, लेकिन अब क्या बताऊं, कांग्रेस अच्छी थी, लाइक दैट। देयर वाज नोबडी हु कैन से दैट आई विल गो टू कांग्रेस वेहीमेंटली। ऐसा कोई भी नहीं था जो बड़े उत्साह के साथ कांग्रेस के साथ जुड़ रहा हो। आई डोंट थिंक कि प्रियंका गांधी के आने से देयर इज एनी टाइप ऑफ डिफरेंस इन द पॉलिटिकल एरा ऑफ कांग्रेस, नॉट एट ऑल। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने बिहार क्षेत्र में भी अपनी चुनाव की यात्रा की, तो बिहार क्षेत्र में लोगों के मुद्दे क्या रहे? बिहार का क्षेत्र भी मुद्दे एक ही है, विकास। बिहार के क्षेत्र में जब मैंने लोगों से बात की, मैं गांव-गांव गया और बिहार इतना गहरा बिहार गया जहां कोई राष्ट्रीय चैनल पहुंचता ही नहीं है। उन्होंने जिंदगी में पहली बार कैमरा को फेस किया था, उन लोगों के मध्य गया। और जब मैंने उनसे बात की, बहुत सारे ऐसे लोग मिले हमें जो अपने वर्तमान विधायक से बड़े नाराज थे, लेकिन फिर उन्हीं विधायक को टिकट दे दिया गया। इसके बावजूद वो कहते हैं विधायक तो खराब है, लेकिन योगी को देख रहा हूं, मैं योगी को वोट जरूर दूंगा। परिस्थितियां ये हैं कि केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई, जैसे 2 बार भोजन दिया, वो गल्ला पानी दिया जा रहा है, अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, उज्ज्वला योजना चल रही है, गांव-गांव बिजली पहुंच गई है, ये सारे मुद्दे जमीन पर उतारे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुझे ऐसा लगता है कि जमीन पर उतारने वाला जो ये कार्यक्रम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो स्कीम्स उन्होंने चलाई हैं, इसका लाभ सीधा सीधा अंतिम व्यक्ति पर को मिल रहा है। और जब अंतिम व्यक्ति को सीधा लाभ मिल रहा है तो निसंदेह वो प्रफुल्लित भी है, उसे लगता है
बहुत सारे लोग ऐसे मिले, आप मेरे वीडियोस में देख पाएंगे कि 70 साल मेरी उम्र हो गई, आज तक किसी ने मुझे चवन्नी नहीं दी। आप देखिए माधोगढ़ वाला वीडियो, लोग कहते हुए नजर आए ऑन कैमरा कि 70 साल से मैं परेशान था, अब मेरा बेटा मेरी सेवा ना करे तो एम्बुलेंस आ जाती है, ले जाती है। मुझे पैसे चाहिए तो हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। बहुत सारे लोग मुझे मोदी और योगी के भक्त जैसे मिले। यद्यपि बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले जिन्हें ये लगता था कि समाजवादी पार्टी में अच्छा काम हुआ है, टकराव भी रहे बहुत जगह, आप वीडियोस में देख पाएंगे। लेकिन मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है सब लोगों से मिलने के बाद कि उनका भी मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक है और वो है विकास। जी, आपकी इस चुनावी यात्रा के दौरान एक घोर बीहड़ क्षेत्र, एक गढ़ायता गांव है, मैंने देखा था आपका वहां पे जाना हुआ था, वहां पर आप गए थे, कई लोगों ने चंबल क्षेत्र के विकास की बात कही थी और एक युवा साथी थे, मुझे उनका पूर्ण रूप से नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा था कि चंबल क्षेत्र का सरकार को टूरिज्म विकास करना चाहिए। जी, मैं आपको बताता हूँ, चंबल का वो इलाका हमने कवर किया था जिस इलाके में लोग दिन में जाने से डरते हैं, और जो साथी मिले थे उनका नाम था मोनू कटारे। एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस चंबल के क्षेत्र में हमारी बहुत मदद की थी, इसलिए मुझे उनका नाम भी याद है, मैं उनका नंबर भी अपने पास सेव किए रखा हूँ। बहुत अच्छे व्यक्ति थे वो, और उनके दो साथी हमें पूरा चंबल घुमाए थे, हमने लोगों से बात की थी। चंबल के विकास की जहां तक बात है, उन्हें ये आशा है, यदि आप वीडियो देखेंगे तो पाएंगे, उन्हें ये आशा है कि जब यहाँ पचनदा बांध बन जाएगा तो उस क्षेत्र का विकास स्वतः होने ही लगेगा। साथ ही साथ चंबल का वो क्षेत्र चूंकि राजनीतिक रूप से लोगों के लिए अछूत सा रहा, विकास की धारा वहां नहीं पहुंची। जब हम गढ़ायता पहुंचे तो पहली बात तो ये थी कि गढ़ायता में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भदौरिया जी की कोई रिश्तेदारी है, तो हमें 3 से 4 लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी को वोट दूंगा क्योंकि मेरे व्यक्तिगत संबंध है, इसलिए। उनके मुद्दे विकास नहीं थे, उनके व्यक्तिगत संबंधों के कारण वो वोट दे रहे थे। शेष पूरा गांव, चाहे युवा हो, चाहे एडल्ट हो या बुढ़ा हो, हर प्रकार के व्यक्ति ने मुझसे एक ही बात कही कि ये जो सड़क जिस पर आप चल रहे हैं ये बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। विकास यहाँ किरण तो आई है और हमें आशा है कि दोबारा भी ऐसा होगा और हम विकसित हो पाएंगे। इसलिए पूरा दहाड़ के चिल्ला कर कह रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक विशेष स्थान रखने वाला जनपद है कन्नौज, जो कि समाजवादी पार्टी का किला कहा जाता था, वीवीआईपी सीट कही जाती है। कन्नौज में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, तीनों में आपने यात्रा की है, वहां पर आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, कन्नौज की 3 में से 2 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से विद्यमान है। कन्नौज का संसदीय क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से विद्यमान है। वहां रहने वाले सुब्रत पाठक अपने आप में एक कद्दावर नेता बन चुके हैं और अभी अभी भारतीय जनता पार्टी ने कन्नौज सदर सीट से असीम अरुण को अपना प्रत्याशी बनाया है। मैंने उनका साक्षात्कार भी किया था, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वही सीट जिस पर समाजवादी पार्टी काबिज है, वहां अब असीम अरुण जी को चुनाव लड़ाया गया है। शेष 2 सीटें मैं ये कहूंगा एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाती दिख रही हैं, क्योंकि इक्वेशंस ऐसे बन गए हैं, जिस प्रकार के समीकरण हैं उनके अकॉर्डिंग भारतीय जनता पार्टी को वहां लाभ है। लेकिन जो तीसरी सीट है जिसे वीवीआईपी कहते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट मानी जाती है, वो है कन्नौज। चूंकि असीम अरुण जी को लड़ाया गया है, यहां आप ये समझ लें कि पिछले 4 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी एक ही प्रत्याशी को मैदान में उतार रही थी, जो लगातार हार रहा था। वहां उनके कार्यकर्ता की मनस्थिति हो चुकी थी कि हम कुछ भी कर लें, ये तो जीतेंगे ही। तो पहला बदलाव मानसिकता में आया। असीम अरुण जी आए हैं तो चूंकि पूर्व आईपीएस हैं और बहुत अच्छे पदों पर रहे हैं, उनके बातचीत की शैली, उनका लोगों से जुड़ने का तरीका लोगों को पसंद आया। मैं ये कह सकता हूं कि अब की बार असीम अरुण जी बहुत बेहतरीन टक्कर देंगे समाजवादी पार्टी को। यद्यपि ये कहना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी या हम कहें कठिन होगा कि जीतेगा कौन, लेकिन इतना तय है कि अब की बार असीम अरुण वहां कड़ी टक्कर देने वाले हैं समाजवादी पार्टी। असीम अरुण जो रिटायर्ड आईपीएस, उन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली समय से पहले, वीआरएस ले लिया। तो असीम अरुण जी के बारे में जनता का वहां पे आपको क्या रुझान मिला? जनता का सोच यही है, मैंने अभी आपको बताया
जनता का सोच यही है, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है और आईपीएस से वीआरएस लेके आए हैं, तो निसंदेह यदि ये जीतते हैं तो सरकार में मंत्री भी बनेंगे यदि भाजपा की सरकार बनती है। तो लोगों की मानसिकता यह है कि अगर हमारे पास एक सशक्त व्यक्ति रहेगा तो हमारा विकास हो पाएगा। और चूंकि उनके पिता जो डीजीपी रहे हैं असीम अरोड़ जी, उन्होंने अपने गांव में काफी अच्छा काम किया है, काफी सामाजिक रहे हैं, कुछ विद्यालय वगैरह भी चला रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं। तो उनकी अपनी जाति विशेष में भी एक ठीक ठाक पकड़ है और लोगों का रुझान इस समय थोड़ा सा बदलाव में देख पाया। अच्छा, चलिए हम आपको कन्नौज से अब ले चलेंगे मैनपुरी। मैनपुरी वो क्षेत्र है जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी का कर्मभूमि रही है और वहाँ पर आपने करहल विधानसभा क्षेत्र में सर्वे किया था, आप लोगों के बीच गए थे, संभवतः आप 600 से 700 लोगों से केवल करहल विधानसभा क्षेत्र में मिले थे। करहल विधानसभा क्षेत्र में घूमने के बाद आप क्या कह सकते हैं, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों कहाँ खड़ी हैं? 110% समाजवादी पार्टी जीत रही है, वहां समाजवादी पार्टी को हराने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है जरा समझ लें। पहली चीज तो ये कि वो ऐसे ही गढ़ नहीं है समाजवादियों का। अखिलेश यादव, उनके पिता मुलायम सिंह यादव या उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति वहां से चुनाव लड़ जाता है और सांसद बन जाता है। कारण क्या है? पहला कारण तो यह है कि सिर्फ सैफई से 5 किलोमीटर दूरी से शुरू हो जाता है। दूसरी बात यह है यादव बहुत ज्यादा है। तीसरी बात यह है कि वो सच्चे समाजवादी हैं। सच्चे समाजवादी क्यों कह रहा हूं? उनके दिल और दिमाग में केवल और केवल समाजवाद बसता है। मैंने ऐसे भी गांव देखे हैं जहां लोग घुसने नहीं दे रहे थे मुझे। हमारे एक साथी थे, वो गमछा जो था उनका वो क्या भारतीय जनता पार्टी के रंग का था, उसे देखकर लोगों ने घुसने से रोक दिया। उन्हें काफी समझाया, अपने YouTube चैनल पर वीडियोस दिखाए कि भैया देख लीजिए हम किसी पक्ष के नहीं हैं। काफी मेहनत के बाद हम गांव में घुस पाए। तो वहां बहुत कट्टर लोग हैं। और करहल विधानसभा सीट से यद्यपि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय राज्य मंत्री को चुनाव में उतार दिया है, एसपी सिंह बघेल को, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। मैं गारंटी लेता हूं कि वहां सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी जीतेगी, अखिलेश यादव जीतेंगे और वो जीत का मार्जिन भी बहुत बड़ा होगा। कितना मार्जिन होगा? मार्जिन मुझे लगता है 80,000 से 1 लाख के बीच का होगा। इससे कम नहीं हो सकता। ये आप नोट कर लें, वीडियो को सेव कर लें और जब रिजल्ट आए तो आप देख लीजिएगा। अच्छा, मैनपुरी में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। 4 विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतने वाली है? 3, मेरे अनुसार 3। केवल एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा है भोगांव। रामनरेश अग्निहोत्री वहां से विधायक हैं और मंत्री भी हैं। तो रामनरेश अग्निहोत्री तो ठीक ठाक टक्कर दे रहे हैं। उसके अलावा आप 3 विधानसभा क्षेत्रों को, एक तो मैंने आपको करहल बताई जो हर हालत में समाजवादी पार्टी जीत रही है। शेष 2 सीटें जो बची मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि अब की बार समाजवादी कहीं भटक नहीं रहा, किसी को वोट नहीं दे रहा है, इसलिए बहुत कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और जो मैंने आपसे कहा कि 3 समाजवादी जीत रही है, तो एक तो फाइनल हो गई। अब जो 2 सीटें बची हैं उनमें वही मार्जिन बहुत कम रहेगा और मुझे आशा है कि मतलब कड़ी टक्कर होने वाली है। अब मैं एज लाभ की अगर बात करें तो लाभ समाजवादी पार्टी के पास। अच्छा, आगे निकल कर चलते हैं। खुला खेल फरखावादी एक शब्द बहुत प्रचलित है। फरखावाद में आपने क्या देखा? देखिए, फरखावाद एक ऐसा क्षेत्र है जो समय समय पर बदलाव करता रहा। वो क्षेत्र है जहां सलमान खुर्शीद जैसे कांग्रेसी नेता हुए जो केंद्र में बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे, कैबिनेट मंत्री के स्तर पर, और उनमें भी टॉप 4 में रहे। उसके बाद उस क्षेत्र में बदलाव किया और साक्षी महाराज को अपना सांसद चुन लिया। वो एक ऐसा क्षेत्र है जो समय के साथ परिवर्तित होता है। और आपको ये जान के अचंभा होगा कि इस समय पूरे फरखाबाद में जो विधायक है वहां के विधायकों से थोड़ी थोड़ी रुष्टता लोगों के मध्य मुझे दिखाई दी। यद्यपि गुंडागर्दी के नाम पर वो ये चाह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे, लेकिन वहां जो टिकट बंटवारा हुआ है उस टिकट बंटवारे में निसंदेह समाजवादी पार्टी ने गलतियां की। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा, समाजवादी पार्टी ने गलतियां की। क्यों? आप देखिए, पूरे फरखाबाद में जो विधायक है वहां के विधायकों से थोड़ी थोड़ी रुष्टता लोगों के मध्य मुझे दिखाई दी। यद्यपि गुंडागर्दी के नाम पर वो ये चाह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे, लेकिन वहां जो टिकट बंटवारा हुआ है
उस टिकट बंटवारे में निसंदेह समाजवादी पार्टी ने गलतियां की। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा, समाजवादी पार्टी ने गलतियां की। क्यों? आप देखिए, कैबिनेट मंत्री स्तर के दो नेता वहां चुनाव लड़ रहे हैं। मेजर सुनील दत्त द्विवेदी फर्रुखाबाद में, चूंकि ब्रह्मदत्त द्विवेदी जैसे बड़े नेता रहे भारतीय जनता पार्टी के, तो वहां जातिगत समीकरणों को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने टिकटों के बंटवारे में गलतियां की। जी, पिछले दिनों आपने यात्रा की, आपकी यात्रा कल समाप्त हुई है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश गए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ है। तो उस क्षेत्र में जाट समाज बहुत है, गुर्जर समाज है और कई जातियों के लोग रहते हैं। वहां पर आपने अपना राजनीतिक विश्लेषण किया, आपने क्या पाया वहां पर? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां की जो डेमोग्राफी है वो कैसी है। कोई भी व्यक्ति जब राजनीतिक क्षेत्र में या वोट देने जाता है तो उसकी अपनी सर्कमस्टांसेस होती हैं, उसकी अपनी नीड्स होती हैं। अकॉर्डिंग टू दोज नीड्स द पर्सन डिसाइड्स वेयर शुड आई गो, कहाँ जाना है इसका डिसीजन। उदाहरण के लिए आप बुंदेलखंड जाएंगे तो वहां मटर बहुत होता है, लोगों के लिए दूसरा सोच है। फर्रुखाबाद जाएंगे तो आलू बहुत होता है, दूसरा सोच है। वो ऐसा क्षेत्र है जहां गन्ना बहुत होता है और वहां एक बड़ा मुद्दा होता है गन्ना मिल में पिराई का, और दूसरा होता है गन्ना मिल के द्वारा दिए जाने वाले भुगतान का। तो एक बड़ा मुद्दा जो मैंने वहां पाया वो ये था कि 2020 जनवरी का पेमेंट आया है अभी लोगों के पास और सरकार ने बचा हुआ पेमेंट नहीं करवाया है। इसके कारण थोड़ा सा आक्रोश है। दूसरा, आरएलडी और समाजवादी पार्टी आपस में जुड़ गए। जब आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ तो वो क्षेत्र, भले ही आरएलडी ने बहुत ज्यादा सीटें पिछली बार ना पाई हो, संसदीय चुनाव में भी बहुत ज्यादा सीटें ना पाई हो, लेकिन उस क्षेत्र में आरएलडी का अपना एक वजूद है और बहुत अच्छा वजूद है। मुझे ऐसा लगा वहां खाप पंचायतों का दौर चलता है। मैं राकेश टिकैत के गांव भी गया, मैं मांड विधानसभा के एक गुर्जर जाट पंचायत को मैंने कवर किया। मैंने वहां देखा और ये पाया कि अब की बार जो जाट है वो 70-30 में डिवाइड हो गया है। पिछली बार आप अचंभित होंगे 80 to 90% जाट ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था और वो सीटें जिताई थी। अब की बार जाट डिवाइड हुआ है। 30% के आसपास आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और 70% के करीब आरएलडी और सपा गठबंधन को जाएगा। लेकिन वहां एक और जानने वाली चीज है, जहां आरएलडी चुनाव लड़ रही है वहां तो एकजाई होके जा रहा है, इकट्ठा होके जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी से लोगों में आक्रोश है। इसलिए मैंने ये डिवीजन किया, ये बाइफरकेशन किया। समाजवादी के प्रत्याशी जहां लड़ रहे हैं वहां टक्कर ज्यादा कड़ी है बनिस्पत आरएलडी के क्षेत्र में। जहां आरएलडी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं वहां आप कह सकते हैं कि लाभ है आरएलडी को, लेकिन जहां समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं वहां आप लाभ की स्थिति नहीं दे सकते, कांटे की टक्कर आपको दिखाई देगी। आप महसूस करेंगे कि उस क्षेत्र में मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है 70 से 72 सीटें हैं और मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि कम से कम 40 सीटें ऐसी होंगी जहां अंतर बहुत कम होगा। मैं जो आपसे बार बार कह रहा हूं 1000 से 5000 के बीच का अंतर होगा जीत और हार में। वही डिसाइड करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। गुर्जर समाज का भी अपना एक विशेष राजनीतिक महत्व है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? गुर्जर समाज का अपना एक राजनीतिक महत्व है, ये सच है। वहां के मंत्री कटारिया जी हैं, इस समय परिवहन मंत्री हैं, वो गुर्जर समाज से आते हैं। गुर्जर समाज काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन 20 से 30% गुर्जर समाज थोड़ा सा बाइफरकेट हुआ है और वो गठबंधन की तरफ जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल कितनी सीटें हैं? 78 सीटों में आपके आकलन के अनुसार क्या होने वाला है? 78 सीटों में मैं आप ये समझ लीजिए कि कम से कम 40 सीटें ऐसी होंगी जिनमें बहुत कड़ी टक्कर होगी, बहुत कड़ी टक्कर होगी, जिनमें जीत का जो गैप है वो 1 से 5000 के मध्य रहेगा। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है। और इसके बाद कम से कम 12 से 15 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी हमें जीतती दिख रही है। जैसे हापुड़ की एक सीट हमने देखी, एक मेरठ आउटर स्कर्ट की देखी, मेरठ सदर देखा। तो इन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा एज है, उन्हें लाभ दिखाई दे रहा है और आरएलडी वहां अच्छा कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है आरएलडी अकेले अगर गठबंधन से अलग होकर बात की जाए तो आरएलडी कम से कम 5 से 7 सीटें जीत के आएगी। एक स्थान की मेरी विशेष रुचि है आपसे जानने में। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है मथुरा के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए। मथुरा की
बलदेव सीट को हमने कवर किया, माठ सीट को हमने कवर किया, मथुरा सदर को हमने कवर किया। जो माठ सीट है वहां एक काफी तनाव जैसा माहौल रहा, क्योंकि वो पहले आरएलडी के हिस्से में चली गई थी। और आप ये जान के अचंभित होंगे कि आरएलडी के जो प्रत्याशी थे वो पिछले चुनाव में केवल 327 वोट से हारे थे, केवल 327। कैन यू इमेजिन कितना छोटा मार्जिन रहा। और पिछले 15 साल से लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब की बार वो चाहते थे कि हम चुनाव लड़ें और जीतें, लेकिन वो अंतिम समय में समाजवादी पार्टी के हिस्से में चली गई और वहां से संजय लाठर को चुनाव लड़ाया जा रहा है। यद्यपि आप हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो दोनों साथ साथ थे। संजय लाठर का पूरा सपोर्ट वो कर रहे थे, ऐसा दिखाई दे रहा था। लेकिन मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि चूंकि ये राजनीति है और उन्हें पता है कि यदि एक बार संजय लाठर यहाँ से चुनाव जीत गए तो मेरी राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी, तो निसंदेह अंदर अंदर थोड़ा सा हमें, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, ये सही है गलत है ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन अंदर अंदर निसंदेह रूप से कुछ चल रहा है और थोड़ा सा भीतरघात जैसी स्थिति नजर आ रही है। लेकिन वहां जाट समुदाय के लोगों ने अपनी महापंचायत की थी और वो मेरे सामने हुई थी। उस पंचायत में उन्होंने दहाड़ के कहा था कि हम आरएलडी सपा गठबंधन को वोट देने वाले हैं। जब हम इधर माठ विधानसभा क्षेत्र को छोड़ के बलदेव की तरफ जाते हैं तो वहां का जो जाट समुदाय है वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है। उसका सोच ये है, आप वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा, एक वृद्ध व्यक्ति हमारे साथ थे और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि ये तो सिर्फ हल्ला हल्ला है, आरएलडी का सिर्फ हल्ला हल्ला है, बाकी तो वाज राइमिंग समथिंग, कुछ ऐसा गाना टाइप का गा रहे थे। वहां भारतीय जनता पार्टी को एज है, लाभ दिखाई दे रहा है। और मथुरा सदर सीट की जहां तक बात है तो चूंकि अभी रिसेंटली एक मुद्दा उठा दिया गया है कि अब मथुरा की बारी है, इसलिए वहां के लोग थोड़ा सा उत्साहित हैं क्षमा चाहूंगा, लोग उत्साहित हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि वहां के जो सांसद हैं हेमा मालिनी जी, उनसे लोग बहुत नाखुश दिखे। जो मंत्री हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश कैबिनेट में श्रीकांत शर्मा जिस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं उसी सीट पर एक और शर्मा आ गए हैं, वो बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 5 साल से वो बहुत मेहनत कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा वोट काट रहे हैं और ठीक ठाक टक्कर देने वाले हैं। लेकिन अंत में मुझे ऐसा लगता है कि श्रीकांत शर्मा चुनाव जीत जाएंगे। इस चुनाव में मुस्लिम वोटों का क्या पोलराइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, मुस्लिम वोटरों की जहां तक बात है, आप मेरे वीडियो देखेंगे तो हमें कुछ मुस्लिम वोटर ऐसे भी मिले जो धाड़ के कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को टिकट चुनाव जिताने वाला हूं। कारण ये है कि मुझे केवल भय दिखाया गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमें मकान भी मिले, हमें टॉयलेट भी मिले, हमें गैस कनेक्शन भी मिला, बिजली कनेक्शन भी, बहुत सारी चीजें हैं। तो कुछ परसेंटेज, वो आप 5 से 7% मान सकते हैं, ऐसे लोग भी मिले। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं वहां पोलराइजेशन की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं करना चाहता, विशेष रूप से मेरठ और मुजफ्फरनगर का जो इलाका है, क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगा एक बहुत बड़ा घाव है उन लोगों के लिए। आप हमारा कल परसों का वीडियो है, आप उसे देखेंगे तो एक व्यक्ति जो दलित कैटेगरी से आता है धाड़ धाड़ के कह रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा हूं क्योंकि मैं मुजफ्फरनगर दंगे नहीं भूला हूं। हाँ, ये सच है कि मुजफ्फरनगर और मेरठ 2 ऐसी जगह हैं जहां मैंने ये महसूस किया कि गजब का पोलराइजेशन है और मुस्लिम समाज पूरी तरह समाजवादी गठबंधन के साथ जा रहा है और हिंदू समाज के अधिकांश वर्ग भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि मेरठ में एक स्पेसिफिक मार्केट था जहां केवल चोरी का सामान बिकता था। मतलब आपकी नई गाड़ी चोरी हुई, जब तक आप एफआईआर करने गए तब तक गाड़ी का पता ही नहीं चला। उस मार्केट को अभी रिसेंटली चुनाव डिक्लेयर होने से थोड़ा पहले बंद कराया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसलिए जो हिंदू वर्ग के लोग हैं वो बड़े प्रसन्न नजर आए और उनका कहना था कि अब जो थोड़ा बहुत बटाव की स्थिति थी वो भी नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट देना पसंद करेंगे। जबकि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग साफ साफ ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुस्लिम विरोधी है। जो नीचे तबके के लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, जिससे थोड़ी सी समझ है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है। लेकिन जो क्या कहूं, जो अपने समूह के साथ चलने वाले लोग हैं, वो अधिकांश वो लोग हैं और वो सब समाजवादी गठबंधन को वोट देने वाले हैं। इस चुनाव के दौरान आगे आप किन किन क्षेत्रों में यात्रा करने वाले हैं? देखिए, इस चुनाव के लिए अभी तक जो मैंने यात्राएं की हैं उन यात्राओं का एक ब्रेक लिया था। चुनाव खत्म होने में अभी बहुत वक्त बाकी है।
तो अब मेरी अगली यात्रा मैं ऐसी आशा करता हूँ सप्ताह या 10 दिन के बाद मैं निकलूंगा। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूरा पूर्वांचल कवर करूंगा, वहाँ के लोगों से बात करूंगा, तब तस्वीर साफ हो पाएगी कि वास्तव में किसकी सरकार बन रही है और लोग किधर जा रहे हैं। आपके एक दर्शक मुझे मिले थे, वो कह रहे थे हमें इस चैनल के जो राजनीतिक वीडियोज़ आते हैं वो मुझे बहुत पसंद हैं। वो मुझसे पूछ रहे थे कि विनीत त्रिपाठी जी कब तक ये बता पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की कितनी सीटें आएंगी? किस पार्टी की कितनी सीटें आएंगी, अंतिम चरण के मतदान के 4 दिन पहले मैं आपको ये डिसाइड करके बता पाऊंगा अपने वीडियो एनालिसिस और अपने व्यक्तिगत राय के अनुसार। सच्चाई ये है कि जैसा आप कह रहे हैं कि अच्छे लगते हैं वीडियो, तो मेरा प्रयास है और मैं कोशिश करता रहूँगा, क्योंकि पिछले 17-18 साल का जो अनुभव है मेरा पत्रकारिता के क्षेत्र में, उसके बाद मैंने ये चैनल खोला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों का प्यार है और मैं चाहूँगा ये बिल्कुल हमारे साथ बना रहे। और जहाँ तक कब तक हम फाइनलाइज कर पाएंगे, तो हम आपसे कह रहे हैं कि अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को है और मैं आपको 3 से 4 मार्च मैं एक वीडियो एनालिसिस करके डालूंगा और तब आप जान पाएंगे कि पूरे प्रदेश को घूमने के बाद मेरी राजनीतिक राय क्या है। यद्यपि सरकार किसकी बनेगी ये तो डिसीजन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो कौतूहल रहता है कि क्या लग रहा है उसे संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। और अधिकांश लोगों से बात करने के बाद, अपने तौर तरीके अपनाने के बाद, आम जन से मिलने के बाद, गांव-गांव जाने के बाद, मैं ऐसे गांवों में भी गया हूं जहां आज तक मीडिया नाम से कोई पहुंचा ही नहीं, चाहे वो बीड़ का क्षेत्र हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली का क्षेत्र हो। मतलब लोग शहरों तक गए हैं और जाते हैं, ये सच है। लेकिन आप अचंभित होंगे, जिस दिन मैंने राकेश टिकैत के गांव का वीडियो डाला था, पूरे दिन बारिश हो रही थी, पूरे दिन, और लगातार उस बारिश में गाड़ी चलाते हुए अपने पूरे प्रयास करके मैं वहां पहुंचा था। और आसपास के जो गांव थे, यद्यपि वो एक राजनीतिक व्यक्ति क्या कहें, वो बड़े नेता रहे हैं, पिछला जो आंदोलन चला है उसमें विश्व प्रसिद्धि पाई है उन्होंने, तो वहां मीडिया जाता रहा है। लेकिन उनके आसपास के 10 किलोमीटर के रेडियस में जो गांव थे, कभी कोई नहीं गया। मैं वहां भी गया हूं, उन लोगों से भी मिला हूं। तो प्रयास ये किया है कि सर्वश्रेष्ठ विश्लेषण किया जाए। बाकी दर्शकों की राय है, देखते हैं क्या होता है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपेक्षा करता हूँ आप आगे भी ऐसे ही अच्छे पॉलिटिकल एनालिसिस के माध्यम से सभी लोगों से जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।